जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की ये वीडियो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर होने वाली है, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे और कुछ थ्योरी भी कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे डे 1, डे 2, डे 3 की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर उन्हें देख लेना। मैं लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए, देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ये कहता है कि संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी। कह रहा संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी। तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपका है राजा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो हम इससे पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। जो रास बिहारी बोस थे, रास बिहारी बोस ने जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमला हुआ था वो रास बिहारी बोस ने ही किया था। और जापानी गवर्नमेंट ने रास बिहारी बोस को सेकंड ऑफ ऑर्डर मेरिट ऑफ द राइजिंग सन से भी सम्मानित किया गया था। और जो शिशिर घोष आपके थे, जो शिशिर घोष थे, उन्होंने अमृत अमृत बाजार पत्रिका जो था, कौन सी अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका को जो संपादित किया था, अमृत बाजार पत्रिका को संपादित करने वाले आपके शिशिर कुमार घोष थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे पुनर्विवाह की प्रथा को शुरुआत करने वाले, मतलब जो विधवा पुनर्विवाह की प्रथा थी उसको शुरू करने वाले आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की रचना की थी। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फारसी भाषा में लिखित मीरात उल अखबार के संस्थापक और संपादक भी राजा राम मोहन राय थे। मतलब जो फारसी भाषा में मीरात उल अखबार है उसके संस्थापक भी आपके राजा राम मोहन राय जी ही हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण के जो जनक हैं वो राजा राम मोहन राय के हैं। और मीरात उल अखबार के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसमें हिंदू समाज में मौजूद बुरी प्रथाओं, विशेष रूप से सती प्रथा का खिलाफ किया। तो सती प्रथा का विरोध करने वाले पहले थे वो आपके राजा राम मोहन राय ही थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। ठीक है। तो ऑप्शन बी देख, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जापानी सरकार ने रास बिहारी बोस को सेकंड ऑर्डर ऑफ द मैरिज ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया था। मतलब जापानी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रास बिहारी बोस को सेकंड ऑर्डर जो पुरस्कार था उससे भी अवार्डित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। आपको ये बताना है कौन सा आर्टिकल सहकारी समितियों से संबंधित है। तो इससे पहले सहकारी समितियों के बारे में बताते हैं। जो आपका 97 संविधान संशोधन था, मतलब 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसमें सहकारी समितियों का संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया था। जो संवैधानिक दर्जा था और जो संरक्षण था वो आपको 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से प्राप्त हुआ था सहकारी समितियों को। ठीक है। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो मतलब कुछ और भी चेंजेस हुए थे, जैसे मौलिक अधिकार बनना। तो मौलिक अधिकार का बनना तो वो आर्टिकल 19 में कहा गया है, तो वो सरकारी समितियों में बनना। और इसी के तहत 97 कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपको राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो थे आयरलैंड से लिए गए थे ना, तो उनको भी शामिल किया गया था। तो किस आर्टिकल के तहत? तो नीति निर्देशक सिद्धांत को आर्टिकल 43B के तहत लिया गया था। ठीक है। और इसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया भाग भी ऐड किया था। कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया भाग 9B जो ऐड किया गया था वो 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ही ऐड किया गया था। तो आपको पता चल गया होगा कि भारत के संविधान में जो सहकारी समितियों के लिए अनुच्छेद है वो आर्टिकल 43B है। तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, 43B। ओके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 43B के अनुसार राज्य के सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। जो आर्टिकल 43 है वो आपको ये सारे काम करेगा। कौन से? राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। आर्टिकल 43B में संविधान के भाग 4 में शामिल है। ये चीज़ आप याद रख लेना। जो आर्टिकल 43B है
वो किस भाग में है? वो आपका भाग 4 है। किस भाग में? आर्टिकल 40, जो आर्टिकल 43 बी है वो आपका भाग 4 में शामिल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो आपको ये बताना है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। जो तीसरी लड़ाई थी वो मराठों और अफगानी शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़ी गई थी। जो पानीपत की तृतीय युद्ध था, ठीक है, तृतीय लड़ाई वो मराठों और अफगानिस्तान के शासक शाह दुर्रानी के साथ हुई थी। तो आपको बताना है किस सन में हुई थी। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। 1761 में मराठों और अफगानिस्तान के बीच, जो अफगानिस्तान के शासक थे उनके बीच पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब इसी में कुछ इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो पानीपत की पहली लड़ाई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को लोधी वंश बाबर और लोधी वंश के बीच हुई थी। मतलब बाबर और लोधी वंश के बीच हुई थी। जो ये आपका लिख गया इसको थोड़ा काट लेना। जो पानीपत की प्रथम मतलब जो पहली लड़ाई थी वो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और लोधी वंश के बीच हुई थी। और पानीपत की द्वितीय लड़ाई तो 15 नवंबर 1556 को, कब? 15 नवंबर 1556 को हेमू की सेना और उत्तर भारत के हिंदू सम्राट मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ी गई थी। मतलब जो सेकंड वाली थी वो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। जो आपका प्रथम लड़ाई थी वो बाबर और लोधी वंश के बीच हुई थी। ठीक है, प्रथम लड़ाई बाबर और लोधी वंश। द्वितीय युद्ध हेमू और बाबर, हेमू और अकबर। तृतीय जो हुआ था वो आपका था अफगानिस्तान के जो शासक थे उनके बीच हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थांगटा कहाँ का युद्ध कला है? तो आपको ये बताना है जो थांगटा है वो कहाँ का युद्ध कला है। तो जो थांगटा आपका है वो मणिपुर का युद्ध कला है। जो थांगटा है वो मणिपुर का है। कहाँ का? मणिपुर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, थांगटा मणिपुर का है। चलो हम थांगटा और मिजोरम मध्य प्रदेश के यहाँ के कुछ नृत्य हैं, डांसेस, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं विस्तार। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो मांचू है, मांचू मध्य प्रदेश के मालवा में किया जाने वाला एक नृत्य है। मांचू कहाँ का है? मध्य प्रदेश। आप याद रख सकते हैं माँ से मांचू, माँ से मध्य प्रदेश। ठीक है, माँ से मांचू, माँ से मध्य प्रदेश के मालवा में किया जाने वाला नृत्य है। चेराव, जो आपका चेराव है ये बड़ा फेमस है। ठीक है, ये पिछली बार भी पूछा जा चुका है कई बार। तो जो चेराव है, चेराव मिजोरम का पारंपरिक बांस नृत्य है। कैसा नृत्य है? बांस नृत्य है। चेराव कहाँ का? मिजोरम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में राजा टोडरमल राजस्व मंत्री थे? आपको ये बताना था राजा टोडरमल किसके शासनकाल में राजस्व मंत्री हुए। तो आपका ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अकबर। तो आपको बताना है राजा टोडरमल राजस्व मंत्री किसके शासनकाल में हुए। तो आपका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, जो अकबर है, अकबर के शासनकाल में ही जो टोडरमल है वो राजस्व मंत्री थे। किसके? अकबर के। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, अकबर। तो अकबर जो मुगल सम्राट के जो तीसरे शासक थे वो अकबर थे। हुमायूं का पुत्र, मतलब जब अकबर के पिता जो थे हुमायूं थे, हुमायूं के जो एक्सपायर होने पर, मतलब जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तभी उसके बाद अकबर उनका पद ग्रहण किया था। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर मुगल सम्राट के रूप में हुए थे। ठीक है, थोड़ी और देख लेते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी। जैसा कि राजा टोडरमल अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। तो अकबर के नवरत्नों में से राजा टोडरमल एक थे। ठीक है, राजा टोडरमल ने मानक बाट और माप, एक भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त प्रणाली, मतलब कौन सी? बंदोबस्त प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पॉइंट को कॉपी कर लेना। ठीक, बंदोबस्त प्रणाली, राजस्व जिलों और अधिकारियों की शुरुआत की। किसने की थी? राजा टोडरमल ने। उन्होंने राजस्व की एक नई प्रणाली की शुरुआत की जिसे जब्त के रूप में जाना जाता है। राजस्व की एक नई प्रणाली की शुरुआत की जिसे जब्त के रूप में जाना जाता है। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लेना। जब्त के रूप में, ये पॉइंट देखना कि किस रूप में जाना जाता है, जब्त के रूप में।
अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। किसने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की? अकबर ने। ये भी आपका पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। अकबर ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपको बताना है सरयू नदी किसकी सहायक नदी है। तो आप कल कल जो आपका डे 2 था, मतलब जो कल वाली क्लास थी, उसमें हमने सरयू नदी के बारे में विस्तार से बताया था कि ये किसकी सहायक नदी है और ये कहाँ मिलती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। और जैसे बताया था कि ये बंगाल में जाकर बंगाल में जो जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये सब हमने कल बताया था, आपको विस्तृत बताया था। और इसके जो सरयू नदी है, इसके किनारे जो शहर स्थित है वो अयोध्या शहर स्थित है। अयोध्या उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। ये हमने कल बताया था आपको। तो आप आज ये बता दीजिए कि सरयू नदी की किस नदी की सहायक नदी है। तो आपका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। सरयू नदी शारदा नदी की सहायक नदी है। किसकी? शारदा नदी की। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम विस्तार से जान लेते हैं। जिसमें पिंडार नदी है आपकी। ठीक है, कौन सी? पिंडार नदी। पिंडार नदी जो है इसका उद्गम स्थल पिंडारी ग्लेशियर है। मतलब पिंडार नदी का जो उद्गम स्थल है वो पिंडारी ग्लेशियर है। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जो पिंडार है, मतलब जो पिंडार है नदी, ये उत्तराखंड के कुमायूं जिले से होकर जाती है। मतलब जो कुमायूं वाला क्षेत्र है, कुमायूनी वाला क्षेत्र, वहाँ से जाती है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा वहाँ पड़ता है? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। पिंडार नदी जो है इसका मोहना जो है कर्णप्रयाग है। इसका मोहना कर्णप्रयाग है, ये लिख लेना कि पिंडार नदी का मोहना कर्णप्रयाग है। अब भागीरथी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भागीरथी के बारे में थोड़ा जाने तो भागीरथी क्या है? भागीरथी की को गंगा की स्रोत धारा माना जाता है। मतलब जो गंगा का धारा स्रोत है उसे भागीरथी को ही कहा जाता है, या कहीं कहीं पे भागीरथी को गंगा माना जाता है। ठीक है, और जो भागीरथी का जो उद्गम स्थल है, जो मतलब जो इसका उद्गम है वो गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख में होता है। जो इसका उद्गम स्थल है वो गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से होता है। ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। भागीरथी और अलकनंदा जो होती हैं, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर मिल जाती हैं। कहाँ? देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर मिल जाती हैं। ओके, अब शारदा नदी के बारे में, जो शारदा नदी जो आपकी है इसके बारे में थोड़ा आपने नहीं जाना। तो शारदा नदी जो है, ठीक है, कौन सी शारदा नदी? जो शारदा नदी है इसे हम काली नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? काली नदी। और शारदा नदी जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर गुजरती है। कहाँ से? पिथौरागढ़ जिले से घाघरा नदी में और मिल जाती है। जो शारदा नदी है ये घाघरा नदी में मिल जाती है। चलिए इसी की पॉइंट कुछ और देख लेते हैं। जो पॉइंट है कुछ, जैसे सरयू शारदा नदी की सहायक सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, सरयू शारदा की नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सरयू सूरमूल से निकलती है और पंचेश्वर में महाबली में मिल जाती है। पंचेश्वर में महाबली में मिल जाती है। और पंचेश्वर जो है, पंचेश्वर कहाँ आपका है? ये नेपाल की सीमा पर पड़ता है। ठीक है, नेपाल की सीमा पर। ये पॉइंट आप लिख लेना। सरयू उत्तराखंड राज्य के कपकोट, बागेश्वर और शेराघाट शहरों से होकर गुजरती है। कहाँ से? कपकोट, बागेश्वर और शेराघाट शहरों से। तो आपके बागेश्वर जो इस क्षेत्र से जो गुजरती थी वो आपकी पिंडार नदी भी गुजरती थी। पिंडार नदी भी कुमायूं क्षेत्र के बागेश्वर जिले से गुजरती है। और आपकी जो शारदा नदी है ये भी बागेश्वर से होकर गुजरती है। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है कि विटीकल्चर क्या है। आपको ये बताना है कि विटीकल्चर किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है सब्जियां, फूल और फल उगाना, बी अंगूर की खेती करना, सी मछली पालन, डी रेशम कीट पालन। आपको बताना है विटीकल्चर क्या है। तो आपको पता होगा जो विटीकल्चर है वो अंगूर की खेती को कहते हैं। किसे कहते हैं? अंगूर की खेती को। ठीक है, तो आप विटीकल्चर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विटीकल्चर आपका है, विटीकल्चर जैसा कि इसमें आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अंगूर की खेती करना विटीकल्चर कहलाता है। चलिए इसी के बारे में थोड़ा और हम देख लेते हैं। जो आपका विटीकल्चर, विटीकल्चर और विनीकल्चर दोनों ही बागवानी के अंतर्गत आते हैं। आपसे पूछ दे विटीकल्चर और विनीकल्चर किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो बागवानी। ठीक है, फल, सब्जी, फूल और फल उगाने की विज्ञान कला को बागवानी के रूप में जाना जाता है। तो कभी पूछ दे अगर बागवानी क्या होता है तो आपको फल, फूल, सब्जी उगाने की विज्ञान और कला को बागवानी के रूप में जाना जाता है। मछली पालन, मत्स्य पालन आपका कहलाता है। ये तो सभी को पता होगा, अधिकांश लोगों को मछली पालन, मत्स्य पालन कहलाता है। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है
कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है। तो आपको बताना है पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो आपको पानी का उसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो भी पता होगा, H2O। वो तो अधिकांश लोगों को पता होगा क्योंकि ये सिंपल है, H2O। ठीक है, H2O। तो इसमें आपको देख रहा है H के कितने एटम्स हैं। H के देखिए 2 एटम्स हैं, H2। 2 एटम्स H के हो गए, और H के 2 एटम्स कितने, 2। H के 2 एटम्स, ठीक है। और O के कितने एटम्स हैं, O के 1 एटम है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा H1 होता है, H का एक मतलब एक, अगर H का पूछे H का 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 मोल में 1 ही ग्राम होता है H। और O जो है, O मतलब ऑक्सीजन, और 1 मोल ऑक्सीजन में आपके 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है। आप इतना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मतलब 1 आपका H2 था, H2 था आपका जो H2O, तो 2 कितना हुआ, 2 इंटू 1, ठीक है, इसका हुआ H का। और जो O का कह दे, O का कितना हुआ, O का होता है 8, 8 O ऑक्सीजन होता है, तो 8 O से आपका बन जाता है, 8 O से बन जाता है 8 दूनी 16, 16। तो आप देखिए इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो का मतलब क्या हुआ, 2 टू रेशियो 3, मतलब 2:16, ठीक है। तो इन दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1:8, ठीक है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पानी और हाइड्रोजन, पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु के द्रव्यमान का रेशियो होता है वो 1:8 होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी पंचायत राज से संबंधित है। तो आपको बताना है पंचायत राज से कौन सी अनुसूची शामिल है। ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं, ऑप्शन सी 10वीं है, ऑप्शन डी 11वीं है। तो आपको पंचायती राज से जो अनुसूची है वो कौन से शामिल है। तो शायद आप लोगों को भी पता होगा, जो अनुसूची 11 है वो आपकी जो है पंचायत राज से संबंधित है। कौन सा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो आपकी पंचायत से संबंधित है वो आपकी 11वीं अनुसूची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। तो आपको बताना है पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है। तो पेंसिल में आप किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निम्न ग्रेफाइट, आपका जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का प्रयोग आपका पेंसिल के रूप में किया जाता है। तो जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं उसमें जो ब्लैक ब्लैक दिखता है, जो ब्लैक ब्लैक होता है वो कार्बन होता है, और कार्बन का ही अपर रूप जो है वो ग्रेफाइट होता है। मतलब जो कार्बन आपका होता है, सी जो कार्बन होता है, इसका ही अपर रूप जो होता है, अपर रूप जो होता है, क्या अपर रूप जो होता है वो आपका ग्रेफाइट होता है। तो पेंसिल में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यह कौन सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। तो आपको बताना है कि कौन निश्चित करता है कि वित्त विधेयक है या नहीं है। तो आपको शायद पता भी होगा, जो आप भारत का वित्त मंत्री होता है वो तो नहीं करता, क्योंकि अधिकांश लोग वित्त मंत्री पे लगाएंगे ऑप्शन, कहेंगे ऑप्शन बी वित्त मंत्री, क्योंकि धन है तो धन जो वित्त वित्त से मतलब आपका वित्त मंत्री से रिलेशन होना चाहिए। तो आपका ये नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो आपका सुनिश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपको बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो अमरकंटक है वो नर्मदा का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश ने, सातवाहन वंश ने, मौर्यों ने, पल्लवों ने। तो आपको बताना है एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आपका ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर, राष्ट्रकूट वंश ने। जो आपके राष्ट्रकूट वंश थे, राष्ट्रकूट वंश ने आपका जो था ठीक है, जो आपका राष्ट्रकूट वंश है इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको ये बताना, जो 1857 का विद्रोह था उसमें लखनऊ की तरफ से भागीदार कौन था, जो लखनऊ का नेतृत्व कर रहा था वो कौन था। बेगम हजरत महल,
ठीक है। जीनत महल, नाना साहेब, तमता टोपे। तो आपको ये बताना है किसने किया था लखनऊ से नेतृत्व। तो आपको पता होगा जो बेगम हजरत महल थी, उन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, हजरत महल, मतलब बेगम हजरत महल। तो आपको ये भी पता होगा जो आपके झांसी की रानी थी, इन्होंने ग्वालियर से भूमिका अदा की थी। तांता टोपे ने भी इनका मतलब, तांता टोपे, जीनत महल, इन्होंने अलग अलग स्थानों से किया था। से नाना साहब ने कानपुर से कानपुर का जो नेतृत्व था वो नाना साहब ने किया था। ये 1857 से की नेतृत्व जब मई में स्टार्ट हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभिनव भारत का गठन किसने किया। तो आपको बताना है कि अभिनव भारत का गठन किसने किया। अभिनव भारत का गठन किसने किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ओके गाइज, चलिए देख लेते हैं जो अभिनव भारत का गठन किया। तो वो आपने वी.डी. सावरकर ने किया था। किसने? वी.डी. सावरकर ने। तो वी.डी. सावरकर थे, उन्होंने अभिनव भारत की शुरुआत की थी। किसने? वी.डी. सावरकर ने। जो अभिनव भारत थी, अब इसके बारे में अगर अभिनव भारत देखें, जो अभिनव भारत आपकी थी, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, मतलब जो ऑप्शन बी है वी.डी. सावरकर इन्होंने की थी। तो अभिनव भारत जो है, अभिनव भारत अगर पूछ दे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 को हुई थी। कब? 1904 को। 1904 को अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। और इसका जो स्थापना जो आपके वी.डी. सावरकर जी हैं, इन्होंने इसकी स्थापना 1904 में नासिक महाराष्ट्र में की थी। कहाँ? नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, संस्थापक आपके यही हो जाएंगे वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ। तो आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर से रिलेटेड है। आपका ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी लाहौर। तो आप सभी लोगों को शायद पता होगा जो आपका 23 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये बहुत ही निर्मम हत्या हुई थी। क्योंकि जो जनरल ओडायर था उसने गोली चलाने की आपको मतलब आज्ञा दे दी थी। और वहाँ से लगभग हज़ारों लोगों की तादाद की जो जनसंख्या थी मारे गए थे। कुछ लोग गोलियों के डर से उस कुएं में कूद गए थे। तो उसमें भी बहुत सारे लोग मतलब एक के ऊपर एक कूदने से, उसमें सब सांसें ना मिलने से, ऑक्सीजन ना मिलने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। बट जो तो उस समय का जो न्यूज़पेपर था, उन्होंने लगभग शायद 350 के आसपास ही लोगों को दर्शाया कि इतने लोग इस युद्ध में मारे गए। बट जब कुछ सर्वे हुआ, इंडियन सर्वे जो था, उसमें देखा गया लगभग उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, 1000 से भी ज़्यादा थे। तो ये अब जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही निर्मम हत्या थी। तो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी जो है अमृतसर, अब अमृतसर से रिलेटेड है आपकी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, अमृतसर। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई। तो आपको बताना है कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई। तो दांडी यात्रा की जो शुरुआत थी वो अहमदाबाद से हुई थी। ठीक है, नमक सत्याग्रह तोड़ने के लिए, नमक कानून जो था, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे। उस समय नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी, वो शुरू की थी 1930 में गुजरात के अहमदाबाद से। कहाँ से? गुजरात के अहमदाबाद से। तो आपका ऑप्शन, जो आपका ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, गुजरात के अहमदाबाद से तो दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। और की किसने थी? महात्मा गांधी ने। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर आप कोई वीडियो पसंद आई हो तो अगर आप मेरी जीके की ट्रिक देखना चाहते हैं जिसमें आप जैसे रॉबर्ट क्लाइव, जैसे आपके बंगाल के वो गवर्नर जनरल वायसराय, जिसे आप याद नहीं कर सकते हैं, बहुत ही टाइम लगता है, तो उसके लिए मेरे द्वारा बनाई गई बेहतरीन ट्रिक, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वो ट्रिक है कि रॉबर्ट है विलियम की मौसी। इस ट्रिक से आप पूरे वायसराय और गवर्नर जनरल को याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।